That budget is entirely for you. Thank you, sir. सभापति महोदय, आर्थिक और सामरिक दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से 20वीं सदी के 5 बड़े विचार रहे। सबसे पहला, जब 1933 में अमेरिका में महामंदी आई तो तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने एक नए डील की घोषणा की, जिसे अंग्रेजी में न्यू डील कहते हैं। दूसरा बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान की घोषणा। तीसरा जो बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था वो जापान के ऊपर जब एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया और जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए एक मैकआर्थर प्लान बना। उसी तरह से 1978 में जब डेंग शाओपिंग चीन के सर्वा नेता बने तो उन्होंने साम्यवाद की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि इट इज ग्लोरियस टू बी रिच, कि अमीर बनना एक बहुत प्रभावशाली बात है। और 78 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरे प्लेनम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। फिर 1991 आया, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो देश के वित्त मंत्री थे। भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 10 वर्ष का जो एनडीए भाजपा का शासन रहा है उसका सिर्फ एक बड़ा विचार था, और वो विचार का नाम था नोटबंदी या नोट बदली। और जितने उद्देश्य उस नोटबंदी के लिए लोगों के समक्ष रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। और आज 24 जनवरी 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था में जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 35.99 लाख करोड़ है। आपको याद होगा 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइज किया गया था, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया था, कई लोग उन कतारों में खड़े खड़े मर गए। और आज 8 साल बाद उसी अर्थव्यवस्था में जो कैश वो 35.99 लाख करोड़ है। ये इस सरकार की पिछले 10 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब मैं आता हूं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिबेट पर। सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप तो इसी सदन के सदस्य थे पिछली बारी। वर्ष 2019-20 में वित्त मंत्री कई छोटे छोटे बजट लेके आई थी, एक के बाद एक के बाद एक। और उसमें जो भारत के पूंजीपति थे उनको जो कॉर्पोरेट आयकर है उसमें बहुत बड़ी छूट दी गई थी। आयकर की दर घटाकर 22% और कई कंपनीज के लिए 15% कर दी गई थी। संसद की एस्टिमेट्स कमेटी का अनुमान है कि पहले 2 वर्ष में भारत के राजस्व का 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, घाटा हुआ था वो कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट की वजह से।
पर जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो नहीं घूमा। उसके पीछे जो दर्शन विचार था वो ये था कि पूंजीपतियों को हम टैक्स रिलीफ देंगे, उससे वो निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो घूमेगा। पर वो चक्का नहीं घूमा। जो निजी निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ और इसके कारण जो सरकार है उसको पिछले 5 वर्ष से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 22-23 में 35% गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, 5.54 लाख करोड़ का। वर्ष 23 में 35% फिर बढ़ाया गया, 7.5 लाख करोड़। वर्ष 24 में फिर बढ़ाया गया 37.4%, 10 लाख करोड़। वर्ष 25 में 11.1% फिर बढ़ाया गया, 11.11 लाख करोड़। और आपके वर्ष 26 में अनुमान है कि इसको 11.21 लाख करोड़ किया जाएगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य था पिछले वर्ष, वो सिर्फ 92% पूरा हो सका, सिर्फ 10.18 लाख करोड़ रुपया लगा। इसलिए हर अर्थशास्त्री ने उस समय एक ही बात कही थी कि आप ये पूंजीपतियों को पैसा मत दीजिए, आप भारत की जनता के जेब में पैसा डालिए। पर सरकार के कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगी। और 5 साल वो तजर्बा विफल होने के बाद, पूरी तरह से धराशायी होने के बाद इस बारी इन्होंने ऐलान किया कि हम जो आयकर दाता हैं उनको आयकर में रियायत देंगे। तो देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि जो आयकर उपभोक्ता है उनको जो रियायत दी गई है, जो 5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल पूरी तरह से जाम पड़ा था, वो दोबारा शायद चलना शुरू हो जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरी तिमाही में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 5.4% से बढ़ी थी और तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। अब मैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे आता हूं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार सभापति महोदय, जो वित्तीय घाटा था वर्ष 24-25 का, वो 15,59,527 करोड़ था। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वर्ष 25-26 के, उसके अनुसार जो वित्तीय घाटा है वो 15,68,936 करोड़ रुपया है। इसका क्या मायना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, वो सिर्फ 591 करोड़ रुपए से कम हुआ है। और जब आप इस वित्तीय घाटे को गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के संदर्भ में देखते हैं तो वर्ष 24-25 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अनुसार सरकार ने 11,62,678 करोड़ रुपया मार्केट से ऋण उठाया था अपना खर्चा चलाने के लिए। वर्ष 2025-26 में ये जो ऋण सरकार उठाएगी, जिसे गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो 11,53,834 करोड़ रुपया होगा। कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है मार्केट से, वो सिर्फ 8,844 करोड़ रुपए से कम हुई है। अब एक बहुत बुनियादी सवाल उत्पन्न होता है, आपने आयकर दाताओं को तो आयकर में छूट दे दी, पर अगर सरकार मार्केट से इतना पैसा उठाएगी और खपत अगर बढ़ भी गई
तो जो पूंजीपति हैं वो निवेश करने के लिए कहां से पैसा लेके आएंगे? क्योंकि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो क्राउड इन कर दिया है। अगर सारा ही पैसा मार्केट से सरकार उठाएगी तो जो निजी निवेशक है उसके पास पैसा कहां से आएगा? और इस सवाल का आज तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब मैं आगे आता हूं। टैक्सेस ऑन इनकम, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं 2024-25 के, उसमें यह कहा गया था कि सरकार के पास टैक्सेस ऑन इनकम 12,57,000 करोड़ रुपए आए हैं। जो बजट एस्टिमेट्स हैं 25-26 के, उसके हिसाब से ये जो टैक्सेस ऑफ इनकम है ये 14,38,000 करोड़ रुपए होंगे। आपने 1 लाख करोड़ की तो रिवायतें दे दी क्योंकि आपको लगता था कि उससे चुनावी फायदा होगा। अब मुझे एक बात बताइए सभापति महोदय, और आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री यहां पे नहीं है, कि ये जो 1,81,000 करोड़ रुपया है, वित्त राज्य मंत्री जी हैं और आपकी बात को सहमत कर रहे हैं। ऐसा है सभापति महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, जब बजट का डिबेट होता है तो वित्त मंत्री सदन में बैठते हैं। मैं जितने साल इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वित्त मंत्री आपके सदन में मौजूद ना हो जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। तो आप दोबारा स्पष्टीकरण मत दीजिए कि वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं भी उनको जानता हूं, मैंने देखा है उनको बैठे हुए, पर ये सदन की परंपरा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो राज्यसभा ये गलत है राज्यसभा में। अच्छा, मैं आगे चलता हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, निशिकांत जी आप बैठे रहिए। श्रीमान सिंह मानवीय जी, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज सिट डाउन। आई एम नॉट यील्डिंग। चलिए आप काइंडली। तो सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपया, अरे निशिकांत जी चुप करके बैठिए, 1 लाख करोड़ रुपए की आपने रिवायत दे दी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि 1,81,000 करोड़ रुपए, आई एम नॉट यील्डिंग, सभापति महोदय मुझे एक बात बताइए कि 1,81,000 करोड़ रुपया जो आपने अनुमानित किया है कि टैक्सेस ऑन इनकम बढ़ेंगे, वो कहां से आएगा? सभापति महोदय इधर देखिए, सभापति महोदय इधर देखिए, उनको बिठाइए। एक मिनट, नहीं, नियमों में व्यवस्था प्रश्न मांगा है। मैं चेयर दे रहा हूँ। ऑन व्हाट ग्राउंड? आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट। हाँ बताइए। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सभी चीज का जिम्मेवार है। बार बार ये अपोजिशन हमारे वित्त मंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहा है, वो खुद वकील है, वो गलत बयानी कर रहे हैं सर। उनको कहिए कि इस तरह की बातें नहीं कहें। सभापति महोदय, शायद हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी इस बात को तो मानेंगे कि मैंने संविधान शायद थोड़ा सा उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। मैंने परंपरा की बात की थी, मैंने संविधान की बात नहीं की थी। तो मैं आपसे ये आपके समक्ष ये बात रख रहा था कि वित्तीय वर्ष 24-25 में सरकार ये कहती है कि उनके पास जो राजस्व आया टैक्सेस ऑन इनकम 12,57,000 करोड़ रुपए आया। उनका अनुमान है कि 25-26 में ये 14,38,000 करोड़ रुपए आएगा। आपने 1 लाख करोड़ रुपए की तो करदाताओं को रियायत दे दी। अब मुझे आप एक बात बताइए, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, ये 1,81,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसका कोई अनुमोदन नहीं है बजट में कि 1,81,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा। अब मैं वित्तीय घाटे पे आता हूं। सरकार ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही अद्भुत तरीके से इस बारी में जो फिस्कल डेफिसिट के वित्तीय घाटे के मापदंड है वो बदल दिए। एब्सोल्यूट फिस्कल टारगेट से इन्होंने डेट टू जीडीपी रेशो पे आ गए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च 2014 को इस
भारत सरकार के ऊपर 55,87,149.33 करोड़ रुपए का कर्जा था। 31 मार्च 2026 को वो कर्जा बढ़कर 196,78,772.62 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में इन्होंने 140,91,623.33 करोड़ रुपए का कर्जा भारत के सर के ऊपर लाद दिया है। वो कर्जा कौन चुकता करेगा? जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर यू हैव क्रिएटेड एन इंटरजेनरेशनल डेट by putting this burden on the coming generations that they will have to service the debt which is being created by this government। 200 लाख करोड़ रुपया या 196 लाख करोड़ रुपया कम कर्जा नहीं होता। अब मैं कृषि पे आ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये सरकार ने कहा कि 2017 से 22 तक, मेरे को आप 2-3 मिनट और देंगे और मैं कंक्लूड करूंगा। 2017 से 22 तक भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो 5% से बढ़ा। 22-23 में उसकी वृद्धि दर गिर के 1.4% हो गई। पर आप विडंबना देखिए, आप विरोधाभास देखिए कि मनरेगा का बजट 2013-14 में 33,000 करोड़ था, 25-26 में 86,000 करोड़ हो गया। मनरेगा के परसेंटेज 2013-14 में 220.22 करोड़ परसेंटेज थे और 2023-24 में बढ़कर ये 3.8 करोड़ परसेंटेज हो गए। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर भारत का कृषि क्षेत्र 5% से बढ़ रहा था तो फिर ये मनरेगा बजट तिगुना कैसे हो गया? मनरेगा के परसेंटेज दुगने कैसे हो गए? इसका ये मतलब है कि भारत के कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट है, जिसके कारण लोग मिनिमम वेज, जिसे डीसी रेट कहते हैं, उस डीसी रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो सरकार के आंकड़े सही नहीं है। मैं अपनी पेनल्टीमेट बात ये कहता हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था के 5 मूलभूत आधार होते हैं: बचत, खपत, निवेश, उत्पादन और रोजगार। अब मैं आपको एक तुलनात्मक आंकड़े देता हूं। जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो है 2013-14 में 34% था, जब ये पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे कि यूपीए सरकार को लकवा मार गया। 2023-24 में कितना है? 31%। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2011-12 की प्राइसेस में 2-3 मिनट और लूंगा, 2013-14 में ये 60% था। 2024-25 में जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है वो 56.3% है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 2013-14 में 33.8% था, 2023-24 में गिरकर 29.6% रह गया है। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, सरकार ने कहा था कि 25% जीडीपी में उत्पादन का शेयर होगा 2022 तक। 2023-24 में वो जो शेयर है वो मात्र 15.8% है। और बेरोजगारी की दर, सभापति महोदय, तो थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि आंकड़े जरूरी है। 2014 में 5.44% थी, 2024 में ये एवरेज 8 या 9% है ऑन एन एवरेज। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में आम आदमी तो पूरी तरह से पिस गया। 803 रुपए का गैस का सिलेंडर, 94 रुपए 70 पैसे लीटर पेट्रोल, 87 रुपए 67 पैसे डीजल, 165 रुपए का सरसों का तेल, 55 रुपए किलो आटा, 60 रुपए लीटर दूध और रुपया जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा रुपया बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 26 मई 2014 को 58 रुपए 58 पैसे का डॉलर था। 7 फरवरी 2025 को यह डॉलर
87 रुपए और 47 पैसे का है। और मैं कोई प्रधानमंत्री जी की उम्र के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए सभापति महोदय जी। There was one big idea, और मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, there was one big idea in the economic survey, and that one big idea was that the chief economic advisor told the government that they need to get out of the way of the people. They need to change the manner in which they govern the country, and they need to re-engineer it from you are innocent until proven guilty, rather than what they have been doing in the past 10 years, कि आप गुनहगार हो जब तक आप अपना गुनाह साबित नहीं कर सकते। और वो बड़ा ख्याल इस बजट में बिल्कुल पूरी तरह से